नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, डिस्कस करेंगे हम लोग आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए कला विषय से संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, विदुर पंडित जातक पेंटिंग या अजंता की किस गुफा में है। ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 2, ऑप्शन सी गुफा संख्या 16 एंड लास्ट ऑप्शन डी गुफा संख्या 17। तो क्वेश्चन में बात कर रहा है कि विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में यह चित्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुफा संख्या 2। अगर बात करते हैं अजंता गुफा, पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अजंता गुफा स्थित कहाँ है। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के ज़िले में औरंगाबाद, महाराष्ट्र का ज़िला है औरंगाबाद, वहाँ पर अजंता गुफा क्या है, स्थित है। अगर बात करते हैं अजंता गुफा की खोज कब हुई थी, तो 1819 में। किसने किया था, तो जॉन स्मिथ महोदय ने। जॉन स्मिथ महोदय ने अजंता गुफा की खोज 1819 में किया था। अगर बात करते हैं अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 30 गुफाओं का निर्माण हुआ है। अगर बात किया जाए इस किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करते हैं अजंता गुफा में 30 गुफाएं प्राप्त हैं, उसमें से चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है, तो चित्रित गुफाएं 6 हैं। चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है, जिसमें पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं एवं 17वीं चित्रित गुफाएं हैं। इसमें से 9वीं 10वीं गुफा प्राचीन गुफा के रूप में जानी जाती है और पहली दूसरी गुफा नवीन गुफा के नाम से जानी जाती है। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है अजंता से। अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी, 1819 में। किसने किया था, जॉन स्मिथ महोदय ने। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अजंता गुफा में कितनी गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं। तो ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो अजंता गुफा से रिलेटेड फैक्ट है। तो विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में है, तो यह गुफा संख्या 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संस्था से जुड़े। क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश के विभाजन के समय लाहौर से जो दिल्ली आने वाले कलाकार थे वो किस संस्था से जुड़े थे। ऑप्शन ए कलकत्ता ग्रुप, ऑप्शन बी पैक ग्रुप, ऑप्शन सी दिल्ली शिल्पी चक्र एंड लास्ट ऑप्शन डी बॉम्बे ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिल्ली शिल्पी चक्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिल्ली शिल्पी चक्र। अगर बात करते हैं भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए कलाकारों ने नई दिल्ली में स्थापना की दिल्ली शिल्पी चक्र की। कहाँ से कलाकार आए थे, भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए और दिल्ली में आकर इन्होंने नई दिल्ली यानी नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। कब करते हैं, तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 में होती है। कब होती है, 25 मार्च 1949 में। किसने किया था, तो बीसी सान्याल ने। संस्थापक कौन है दिल्ली शिल्पी चक्र का, तो बीसी सान्याल।
इनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। अगर बात करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब होती है, तो 1949 में जनपथ मार्ग नई दिल्ली में इसकी पहली प्रदर्शनी आयोजित होती है। इसमें बात करते हैं के एस कुलकर्णी जो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे, इनके ऊपर अभिव्यंजनावाद एवं प्रभाववाद का प्रभाव रहा। धनराज भगत ये भी दिल्ली शिल्पी चक्र के एक सदस्य रहते हैं। ये प्रसिद्ध रूप से मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। अगर बात करते हैं राम कुमार, यह दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हैं। ये दृश्य चित्रण में माहिर थे। और कृष्ण खन्ना ग्राफिक कार थे जो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित थे। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब होती है, 25 मार्च 1949 नई दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन है, बीसी सान्याल। इनका पूरा नाम भावेश चंद्र सान्याल। तो भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भागकर जो दिल्ली आए थे कलाकार, उन्होंने नई दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिल्ली शिल्पी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीले रंग का संबंध है। ऑप्शन ए हरिताल से, ऑप्शन बी हिंगुल से, ऑप्शन सी सीसी के मूल कार्बेट से, एंड लास्ट ऑप्शन डी लेपिस लाजुली से। तो पीले रंग का संबंध है किससे है, तो हरिताल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हरिताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ। बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ। ऑप्शन ए है राग रागनी, ऑप्शन बी कृष्णलीला, ऑप्शन सी बारामासा, एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से होता है, तो यह होता है राग रागनी के चित्रों से। अगर बात करते हैं बूंदी राज्य की स्थापना कब होती है, 1342 में। बूंदी राज्य की स्थापना कब होती है, 1342 में। किसने किया था, तो राव देवा जी ने। किसने किया था, राव देवा जी ने। राव देवा जी ने बूंदी शैली की स्थापना करते हैं 1342 में। अगर बात करते हैं हाड़ा राजाओं की या राजधानी थी बूंदी, किनकी, हाड़ा राजाओं की या राजधानी थी बूंदी। अगर बात करते हैं बूंदी की चित्रकला को देखकर किसने लिखा था कि ये चित्र मानव ने नहीं जिन्नात ने बनाए थे, तो रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा ब्यौरा लिखा था कि बूंदी की चित्रकला को देखकर ऐसा लगता है कि चित्र मानव ने नहीं इसे जिन्नात ने बनाया है। क्वेश्चन समझिएगा कि बूंदी के चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के चित्र जो मिले हैं वह मानव ने नहीं बनाया, उसे जिन्नात ने बनाया। या किसने कहा था, तो रुडयार्ड कीपलिंग ने। ये महोदय ने यही बात कही थी बूंदी शैली के बारे में। अगर बात करते हैं बूंदी शैली की एक विशेषता है वहाँ की रंग। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, वहाँ की रंग। अगर बात करते हैं वहाँ की रंग योजना कैसी है, चटकोली। अगर बात करते हैं राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्रशैली जो रंगों की सतरंगी आभा का प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, तो वह बूंदी शैली ही है। बूंदी शैली जो चित्रशैली है वह रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों में हुआ है, तो राग रागनी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राग रागनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 1937 में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए। कब की घटना है, 1937। तो 1937 में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया था। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी यामिनी राय, एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यामिनी राय। अब थोड़ा यामिनी राय के बारे में समझते हैं। पहली चीज़ तो इनका जन्म कब होता है,
तो यामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 में इनका जन्म होता है, यामिनी रंजन राय का। अगर बात करते हैं कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता है। बेलियातोड़ गांव है, बांकुरा जिला है, राज्य पश्चिम बंगाल है। यामिनी रंजन राय यह लोक कला से प्रभावित थे। किस कला से प्रभावित थे? लोक कला से या प्रभावित थे। कौन? यामिनी रंजन राय। अगर बात करते हैं यामिनी रंजन राय लोक कला से प्रभावित थे। कलकत्ता के काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा मिली थी इन्हें। किसे? यामिनी राय को। कहाँ के? कलकत्ता के काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा मिलती है इनको। इनका माध्यम क्या था? टेम्परा। चित्र बनाने का माध्यम क्या था? टेम्परा। यामिनी राय का चित्र बनाने का माध्यम क्या था? टेम्परा या चटक रंगों का प्रयोग करते थे। अपनी पेंटिंग में कैसे रंगों का प्रयोग करते थे? चटक रंगों का प्रयोग करते थे। यामिनी राय पश्चिमी कलाकार वान गो व माने से प्रभावित थे। पश्चिमी कलाकार वान गो व माने से ये प्रभावित थे। ये अपना जीवन फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया था। किसने? यामिनी रंजन राय ने अपना जीवन फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया था। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता थी सरल, वर्तुलाकार और गत्यात्मक। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता थी सरल थी, वर्तुलाकार थी और गत्यात्मक थी। तो 1937 में और इन्हें मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो वह कौन है? यामिनी राय हैं। अगर मकबूल फ़िदा हुसैन ऑप्शन में नहीं होंगे तो हम यामिनी राय को टिक करेंगे। अगर मकबूल फ़िदा हुसैन है तो हम मकबूल फ़िदा हुसैन को पहली प्रायोरिटी देंगे। तो भारत का पिकासो मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा किसे कहा जाता है? यामिनी राय को। तो 1937 में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया था? तो यामिनी राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, वन लाइनर। द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन बी आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी गोपाल घोष एंड लास्ट ऑप्शन डी रामकिंकर बैज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के लक्ष्मण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मधुबनी और मिथिला चित्रकार भारत के किस प्रांत से संबंधित है? मधुबनी और मिथिला यह चित्रकार भारत के, चित्रकार नहीं चित्रकारी होगा, मतलब ये चित्रकारी है एक प्रकार से। चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार एंड लास्ट ऑप्शन डी है गुजरात। तो मधुबनी और मिथिला चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? तो यह बिहार से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्वास या बॉडी कलर होता है? ऑप्शन ए पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता। ग्वास या बॉडी कलर होता है तो यह कैसे होता है? अपारदर्शी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित होते देखा है, वह कौन सा कलाकार है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बनने की संभावना है टीजीटी में। वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित होते हुए देखा है। आरा हैं कृष्णहौला जी आरा, सूजा हैं FN सूजा, सान्याल हैं BC सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल, हुसैन हैं मकबूल फ़िदा हुसैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सान्याल यानी BC सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल। कौन है? भावेश चंद्र सान्याल। अगर बात करते हैं इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित होते हुए कब देखा था, तो ध्यान से समझिएगा। पहले इन्होंने देखा था 1905 में। कब देखा था? 1905 में
1905 का विभाजन इन्होंने देखा था। दूसरी घटना है कब इन्होंने देखा था, तो 1947 की घटना है जब इन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन देखा था। इसके बाद इन्होंने एक विभाजन और देखा, कब देखा था, तो 1971 का विभाजन इन्होंने देखा था। तो वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित होते हुए देखा था, तो वो कौन है, बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल। 1905 का विभाजन देखा इन्होंने, 1947 का विभाजन देखा, 1971 का विभाजन देखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए है कोणीय रेखा, ऑप्शन बी कणवत रेखा, ऑप्शन सी वर्तुल रेखा एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रवाही रेखा। तो किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है, तो वह होता है कणवत रेखा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कणवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। वैसे जितना क्वेश्चन करवाते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, उसका अच्छे से पढ़ लेना, उसके बारे में अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता है, उसको थोड़ा सुन लिया करो, देख लिया करो, समझ लिया करो और नोट डाउन कर लिया करिए। ये है लोक कला तथा जापानी कला, ऑप्शन बी पौराणिक तथा चीनी कला, ऑप्शन सी भारतीय तथा पाश्चात्य कला एंड लास्ट ऑप्शन डी पाश्चात्य तथा ईरानी कला। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी राइट होगा कि ऑप्शन सी की एंड लास्ट ऑप्शन डी राइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक कला तथा जापानी कला। नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव था, तो उनके लोक कला तथा जापानी कला का प्रभाव था। अगर बात करते हैं इनका जन्म कब होता है, तो नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 में होता है। कहाँ होता है, बिहार के मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में इनका जन्म होता है 3 दिसंबर 1882 को। नंदलाल बसु ये अवनी बाबू के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्हें अवनी बाबू का प्रमुख या प्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार नंदलाल बसु माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार के रूप में नंदलाल बसु जाने जाते हैं। नव बंगाल शैली नंदलाल बोस की ही देन है। नव बंगाल शैली किसकी देन है, तो यह नंदलाल बसु की देन है। अगर बात करते हैं हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर इन्होंने कब बनाया था, 1937 में। हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर का चित्रण इन्होंने 1937 में चित्रित किया था। 1954 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह प्रथम चित्रकार थे जो पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। कब, 1954 की घटना है। तो ध्यान से समझिएगा कि 1954 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो ये प्रथम चित्रकार थे। पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वो कौन है, नंदलाल बसु ही हैं। तो नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, तो लोक कला तथा जापानी कला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोक कला तथा जापानी कला। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है। ऑप्शन ए है दीवार पर, ऑप्शन बी है भूमि पर, ऑप्शन सी है कपड़े पर एंड लास्ट ऑप्शन डी है छत पर। तो कलमकारी चित्रकला किस पे बनाई जाती है, तो यह बनाई जाती है किस पे, कपड़े पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कपड़े पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 इंपॉर्टेंट है। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र था। ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी बीजापुर एंड लास्ट ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दक्कन
चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र कौन सा था? बीजापुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बीजापुर। बीजापुर राज्य की स्थापना कब होती है? तो यह होती है 1490 में। बीजापुर राज्य की स्थापना कब होती है? 1490 में। किसने किया था? तो यूसुफ आदिल शाह ने। किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना करते हैं कब? 1490 में। अगर बात करते हैं आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो यही यूसुफ आदिल शाह ने। बीजापुर का प्राचीन नाम था, क्या नाम था? विजयपुर। इम्पॉर्टेंट है, बीजापुर का प्राचीन नाम क्या था? विजयपुर। अगर बात करते हैं किसके संरक्षण में चितेरों ने कुरान शरीफ, अनवर सुहेली, यूसुफ जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया था? किसके शासनकाल में? तो यूसुफ आदिल शाह के ही काल में चित्रकारों ने कुरान शरीफ, अनवर सुहेली, यूसुफ जुलेखा जैसे प्राचीन ग्रंथों को चित्रित किया था। तो दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र कौन था? तो वह बीजापुर था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? इम्पॉर्टेंट है, कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है वेनिस, ऑप्शन सी है फ्लोरेंस एंड लास्ट ऑप्शन डी है जापान। तो कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? तो वह वेनिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बंगाल की प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियाँ बनाई जाती हैं। बंगाल की प्रचलित लोक कला है कौन सी है? अल्पना में आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए गीले रंग से, ऑप्शन बी सूखे रंग से, ऑप्शन सी पेस्टल से एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीले रंग से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अल्पना लोक कला कहाँ की प्रचलित है, कहाँ की कला है? तो यह बंगाल की है। अल्पना क्या है? यह एक लोक कला है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। बंगाल की प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियाँ बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं? तो गीले रंग से। तो आपको क्वेश्चन कैसे टैग करेगा ये आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज़। अब क्वेश्चन ये डायरेक्ट उठा लेगा कि अल्पना किस राज्य की कला है या लोक कला है? तो यह हो गया बंगाल। क्या हो गया? बंगाल। अब पूछ सकता है कि अल्पना क्या है, दे देगा ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा? यह लोक कला है। अल्पना में आकृतियाँ बनाई जाती हैं कैसे? गीली या गीले रंग से। तो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, क्या करेगा? अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि जैसे मैंने फ्रेम किया है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा तो क्वेश्चन बनाया रहेगा नहीं, वो तो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपके माइंड को घुमाने के लिए कुछ भी टैग कर देंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए कि कैसे क्वेश्चन। अब जैसे यही एक क्वेश्चन है, कई भाई बहन कमेंट करते हैं इसमें कि सर 50 क्वेश्चन करवा दीजिए। भाई समझो तो 50 क्वेश्चन कराने का मतलब है कि मैं बस क्वेश्चन कराते जाऊँ, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ना करूँ। अब यहाँ से जैसे 3 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो रहा है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया है गीले रंग से, एक क्वेश्चन बन जाएगा अल्पना कहाँ की लोक कला है। अब आ गया बंगाल, एक क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन ये बना हुआ है आपके सामने, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्पना क्या है? लोक कला है, 3 क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन निकालिए ना क्वेश्चन से ही, ऐसा पढ़िए कि हाँ एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ तो उससे कैसे घुमाएगा 3-4 क्वेश्चन मैं निकाल लूँ, तब सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं कि बस हाँ हम रट डाले, 10 क्वेश्चन रट डाले, 20 क्वेश्चन रट डाले, 30 क्वेश्चन रट डाले, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। 20 क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, चारों ऑप्शन को ध्यान से समझो, बार बार पढ़ो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेट हो या नेट जेआरएफ कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक एक क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 ऑप्शन क्लियर होना चाहिए। अब इसमें 4 ऑप्शन में कम से कम 3 ऑप्शन, 1, 2, 3 इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है।
तब जाकर कहीं पढ़ाई अच्छी हुई है आपसे। अब पता चले आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आपको एक ऑप्शन रटा हुआ है हाँ 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 हाँ, और वही हटा दिए, ख़त्म आपका क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। क्वेश्चन 50, 80, 70 ऐसे नहीं किया जाता। 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन उससे कहीं भी क्वेश्चन अगर बने, ये मैंने एक क्वेश्चन किया लेकिन इतना बैकग्राउंड लेकर चला, पता लगे ये क्वेश्चन मैंने किया, कुछ पेपर यहाँ से बना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के माध्यम से निकालो आंसर, तब पढ़ने में मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसे एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहा गया है? क्वेश्चन को समझिए। किसे एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहा गया है? ऑप्शन ए मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन बी गोपाल घोष, ऑप्शन सी वी.एस. गौतुंडे एंड लास्ट ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब जैसे ये क्वेश्चन बन गया, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप टिक कर पाएंगे। नहीं तो बस रटे हैं रटे हैं रटे हैं, तो ऐसे नहीं होता पढ़ाई। थोड़ा समझ कर करिए, क्योंकि ये 9, 10, 11, 12 नहीं है। आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, आप लोग इनको पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे, ये शैली होनी चाहिए, तब आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 17 देखते हैं। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हर बार क्या होता है कि डी में देता है इनमें से कोई नहीं, तो पहले ही दे दिया। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या, एक बार मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, और उसके बाद लास्ट में ढूंढ रहा हूँ कि यार इनमें से कोई है नहीं और इसका आंसर ही इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या होता है कि ऑप्शन आपको सचेत करता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, तो इसको पहले ही दे दिए कि इनमें से कोई नहीं, तो अब दिमाग में क्या फिट हो गया कि हाँ अब ये देख लिए तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है। बी है सिंधु घाट की सभ्यता, सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता एंड लास्ट ऑप्शन डी चीनी की सभ्यता। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ है? तो वह हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? ऑप्शन ए नागौर शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी जयपुर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी जोधपुर शैली। तो राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर शैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर शैली, ऑप्शन सी। अगर बात करते हैं जयपुर शैली या किसकी उपशैली है, ढूढ़ार शैली की या उपशैली है। अगर बात करते हैं जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, जयपुर शहर की स्थापना कब होती है? तो 18 नवंबर 1727 में। जयपुर शहर की स्थापना कब होती है? 18 नवंबर 1727 में। किसने किया था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका स्थापना किया था। कब? 18 नवंबर 1727 में। इसका उद्भव यानी जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास कब माना जाता है? 1700 से 1900 तक। 1700 से 1900 तक जयपुर शैली का विकास एवं उद्भव माना जाता है। जयपुर शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने, सवाई जयसिंह ने जयपुर शैली को संरक्षण प्राप्त किया था, राजा सवाई जयसिंह ने। अगर बात करते हैं जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे, तो विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार माने जाते हैं। जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शैली पर यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव दिखाई देता है। किस शैली का? यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव दिखाई देता है जयपुर शैली पर। तो राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो वह जयपुर शैली पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? ऑप्शन ए चांदी,
ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पीतल एंड लास्ट ऑप्शन डी जस्ता। तो आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? तो वह लोहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन है, विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्कृति में हुआ? यानी विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्कृति में हुआ? ऑप्शन ए फिनिशिया, ऑप्शन बी चीनी सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता एंड लास्ट ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्कृति केंद्र में हुआ था? तो फिनिशिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिनिशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अंडाकार का रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ? अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ? ऑप्शन ए पाल शैली, ऑप्शन बी जैन शैली, ऑप्शन सी राजस्थानी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। तो अंडाकार का रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ? तो यह हुआ पहाड़ी शैली में। अब थोड़ा पढ़ते हैं पहाड़ी शैली के बारे में। पहली चीज़, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो यह पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। कहाँ की पहाड़ियाँ? पंजाब और हिमाचल की। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सबका इजी है, सब लोग इसे पढ़े होंगे। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो यह पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध हुई? पहाड़ी शैली से। पहाड़ी शैली जो है वह पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित हुई। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैटकॉफ ने पहाड़ी चित्रकला की सबसे पहली खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मैटकॉफ के द्वारा। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैटकॉफ ने। मैटकॉफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी दी थी? तो 1910 में A.K. स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने दी थी। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। अब आनंद भाई न समझ लेना, ये आनंद कुमार स्वामी हैं, वो मुन्ना भाई के आनंद भाई थे। तो मैटकॉफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी दी थी? तो 1910 में किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। आइए थोड़ा और समझते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने, ध्यान से समझिएगा, आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम कहाँ पर प्रदर्शित किया था? तो इलाहाबाद म्यूज़ियम, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज म्यूज़ियम या इलाहाबाद म्यूज़ियम में पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने प्रदर्शित किया था। अगर बात करते हैं पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था कैसे? लोक कला, इम्पॉर्टेंट है, लोक कला से। पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था कैसे? लोक कला से। पहाड़ी पेंटिंग का समय विकसित है प्रारंभिक 18वीं या विलंबित 19वीं शताब्दी से। प्रारंभ 18वीं और विलंबित 19वीं शताब्दी से। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? 1700 से 1900, यानी 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। और पहाड़ी शैली का आरंभिक शैली कौन सी है? बसोहली। तो ये इम्पॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ सारे लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो पहाड़ी शैली से बताया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना, पढ़ लेना। तो अंडाकार का रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उड़ीसा शैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पट चित्रण के लिए, ऑप्शन बी भित्ति चित्रण के लिए, ऑप्शन सी रेखांकन के लिए एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उड़ीसा शैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पट चित्रण के लिए। यानी पट का मतलब होता है कपड़े पर चित्रकारी करना। पट चित्रण क्या होता है? कपड़े पर चित्रकारी करना। यहाँ का विषय क्या था? विषय वस्तु था राधा कृष्ण। क्या विषय था? राधा कृष्ण का विषय था। अगर बात करते हैं इनका मुख्य केंद्र क्या था?
तो जगन्नाथपुरी। उड़ीसा का मुख्य केंद्र क्या है? जगन्नाथपुरी, ये सबको पता होगा। तो उड़ीसा शैली प्रसिद्ध है किस लिए? पट चित्रण के लिए। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? इम्पॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ सारे लोग को पता होगा इसके बारे में। सबका सही हुआ होगा आंसर। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, एंड ऑप्शन सी अंग्रेजी, एंड लास्ट ऑप्शन डी उर्दू। तो कला किस भाषा का शब्द है? तो यह है संस्कृत का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संस्कृत। अगर बात करते हैं कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कृत के शब्द कल्य धातु से। किस धातु से? कल धातु से हुई है। अगर बात करते हैं कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? आर्ट या आर्टम। अगर बात करते हैं आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? 13वीं शताब्दी में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 13वीं शताब्दी में आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से प्रचलित हुआ? 13वीं शताब्दी से। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस धातु से बना हुआ है? यानी संस्कृत के शब्द कल्य धातु से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता होगा। राज्य नहीं पता होगा लेकिन इसके बारे में सबको पता होगा। गोदना कहाँ का की लोक कला है? गोदना कहाँ की लोक कला है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एंड लास्ट ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो गोदना कहाँ की लोक कला है? या मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश यानी एमपी की। अगर बात करते हैं गोदना कला को पासवान, ध्यान से समझिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये है पासवान। दूसरे कौन है? हरिजन, पासवान, हरिजन, और जो है दुसद जात के लोगों ने आगे बढ़ाया इसे। किसने? पासवान, हरिजन और दुसद जात के लोगों ने इसे आगे बढ़ाया था। किसे? गोदना को। तो यह कहाँ की लोक कला है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। विजय स्तंभ पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1949, एंड लास्ट ऑप्शन डी 1953। और सारे भाई बहन का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ सबका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा और ये इम्पॉर्टेंट है। विजय स्तंभ पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में। जिसका यह क्वेश्चन सही हुआ होगा वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, तब समझें कि हाँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। बाकी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ किसी का ये सही नहीं हुआ होगा। तो विजय स्तंभ पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में। अब बात करते हैं विजय स्तंभ, इसी को कहते हैं विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर भी कहते हैं। जो यह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। ध्यान से समझिएगा, एक एक फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब डायरेक्ट यही नहीं छपेगा पेपर में, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेना या तो समझ लेना अच्छे से। दूसरा पूछ सकता है ऊंचाई, तो विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 37.19 मीटर, या फिट में पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि मीटर में हम याद करके गए हैं, पता लगे फिट में आ गया तो ख़त्म काम हमारा। नहीं, ख़त्म नहीं होने देंगे। 122 फीट। पहली चीज़, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 37.19 मीटर या 122 फीट। अब तीसरा इम्पोर्टेंट क्या है? 1448 की घटना है। कब की? 1448 की घटना है। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर मालवा विजय के अवसर पर इसको बनवाया था। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि किस युद्ध को में किसको किसने हराकर यह
विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो 1448 की घटना है। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को, किसे? महमूद खिलजी को हराकर मालवा, कहाँ हराया था? मालवा में हराकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा का विजय इसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं, विजय स्तंभ किसे समर्पित है? तो विष्णु को। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यह किसे समर्पित है? विष्णु को। अगर बात करते हैं इसका वास्तुकार कौन था? जैता। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जैता। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राजस्थान पुलिस, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है कौन सा? तो विजय स्तंभ। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर में मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है कौन सा? विजय स्तंभ। ध्यान से एक बार समझ लीजिए विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। कब की घटना है? 1949 में जारी किया गया था। कब? 1949 में। इम्पॉर्टेंट है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ की ऊंचाई 37.19 मीटर। कितनी है? 37.19 मीटर। अगर फिट में पूछेगा तो 122 फीट। विजय स्तंभ 37.19 मीटर या 122 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसका निर्माण किसने करवाया, क्यों करवाया? तो घटना है 1448 की। कब की घटना है? 1448 की, जिसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर, कौन सा युद्ध था? मालवा का युद्ध। महमूद खिलजी को हराकर विजय के अवसर पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को मालवा के युद्ध में हराकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ किससे समर्पित है? तो यह विष्णु को। विजय स्तंभ किससे समर्पित है? विष्णु को। अगर बात करते हैं विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जैता। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जैता था। अगर बात किया जाए राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस आपका डाउट बने या कोई क्वेरी वगैरह हो, नहीं समझ में आया, या मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हुई हो जो आपको नहीं समझ में आया, या मैं कुछ गलत पढ़ा दिया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट है आपका स्कोर कार्ड, क्या स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।